हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेजेस ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये क्रोनिक डिजीज है क्या किडनी की। तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट किडनी डिजीज एक तरह की डिजीज है जिसमें आपकी जो किडनीज होती हैं वो अफेक्टेड तो होती हैं बट उनके रिकवर होने के चांसेस होते हैं। बट क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक तरह का सीवियर कंडीशन है। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज एक्यूट वाली डिजीज क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई तो ये बहुत सीवियर कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी पूरी किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि किस बेसिस पे हमारी किडनी अफेक्ट हो रही है और किस तरह से सीवियरिटी आ रही है। सो स्टेज हमारी 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब हमारे पास कंप्लीट 5 स्टेजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल है काफी हद तक, और जो लास्ट स्टेज है दिस इज द सीवियर स्टेज जिसमें आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़ जाती है। ओके, सो first of all you should know what is this GFR. This is glomerulofiltration rate. Glomerulofiltration rate आपका ग्लोम्युलस का फिल्ट्रेशन रेट होता है। और ग्लोम्युलस आपका क्या है, सॉरी मैं आपको ग्लोम्युलस अभी दिखा देती हूँ, कहीं पे होगा, ये देखिए आपकी नेफ्रॉन के, यानी कि मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले ही बता दी है, अब आप देख लो कि जो नेफ्रॉन है किडनी की फंक्शनल यूनिट्स हैं नेफ्रॉन, उनके जो फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस सबसे पहले ब्लड रिसीव करता है और फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट टू स्टार्ट द फिल्ट्रेशन। तो अब इसका जो फिल्ट्रेशन रेट है उसी को हम चेक करते हैं कि अगर इसका फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल चल रहा है तो काफी हद तक आपकी किडनी अभी मतलब ठीक है। और अगर फिल्ट्रेशन रेट इसका डिक्रीज हो गया तो जब पहले ही पार्ट फिल्टर नहीं करेगा तो बाकी पार्ट कैसे फिल्टर करेगा, समझ गए आप। ये जो गाइडर है, जो गाइड कर रहा है, ये गाइड ही नहीं करेगा तो बाकी लोग क्या काम करेंगे। तो इसीलिए इसका फिल्ट्रेशन रेट हम लोग चेक करके पता लगा लेते हैं कि किडनी कितनी ज्यादा अफेक्टेड हो चुकी है। ओके, तो स्टेज 1 पहले तो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होता है। दिस इज मोर देन 90 से, सॉरी कलर चेंज कर देती हूँ, नॉर्मल हमारा लेवल क्या है 90 से 120, आप नोट कर लीजिएगा, ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना करती है किडनी हमारी पर 1.73 मीटर स्क्वायर। आपके बॉडी का ये पोर्शन आपके बॉडी को इंडिकेट करता है। 1.73 मीटर स्क्वायर क्या है, आपका बॉडी सरफेस एरिया है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो वेरी करता है, कम ज्यादा होता है। ठीक, तो 90 से 120 ml इसके बीच में ही नॉर्मल माना जाता है पर मिनट फिल्ट्रेशन रेट आपका रहता है। कौन सा फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। तो अगर फर्स्ट स्टेज होगी तो मोर देन 90, यानी कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है कंडीशन, ये मोर देन 90 आपको मिलेगा बट 120 से कम मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह की कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो काफी स्लो है और रिस्क बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा जब टॉक्सिसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए आप। सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड स्टेज है आपकी, उसमें 60 से 89 आपका एस्टिमेशन रेट है। ये 60 से 89 एस्टिमेटेड GFR है आपका। इसमें क्या होता है, जो कंडीशन थी, मतलब जो जिस तरह से आपका स्लो चल रहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। और स्लो होने की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में प्रोग्रेशन आ जाएगी, यानी कि हार्ट डिजीज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज, जिसमें 30 से 59 एस्टिमेटेड GFR है और कम हो गया। अब कम होने की GFR कम होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हाई हो गए जिसकी वजह से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, 15 से 29 GFR है आपका।
जिसमें आपको अब सीधे सीधे ट्रीटमेंट यहाँ पे फेल हो गया, अब सीधे सीधे आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक तरह की डायलाइजर मशीन होती है जिसमें एक तरफ से आपका ब्लड जाता है और उस डायलाइजर में प्योर होकर के दूसरी तरफ से आपको ब्लड मिल जाता है वापस से, ठीक है। तो डायलिसिस हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसप्लांटेशन यानी सर्जिकल मैनेजमेंट की भी नीड पड़ जाती है स्टेज 4 में। और स्टेज 5 तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। इसमें लेस देन 15 GFR आपका हो जाता है, जिसकी वजह से डायलिसिस तो होती है लेकिन डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। समझ गए? ये है स्टेजेस आपकी। तो स्टेज 1 2 3 4 5 है। स्टेज 1 ऑलमोस्ट नॉर्मल है, जिसमें जो है मोर देन 90 GFR है आपका, जिसमें ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आपकी किडनी स्लो फंक्शन कर रही है। स्टेज 2 में आपका और कम हो गया, 60 से 89 हो गया, जिसमें कॉम्प्लिकेशन की जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ रही है। स्टेज 3 में 30 से 59 GFR हो गया, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल गया, अब आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो। स्टेज 4 में क्या हो गया, और ज्यादा GFR डिक्रीज हो गया, 15 से 29 हो गया, जिसमें अब आपको ट्रीटमेंट क्या, अब आपको सीधे सीधे डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। स्टेज 5 में आपको डायलिसिस की जरूरत तो पड़ गई और आपकी डेथ भी होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको सबसे पहले क्या पूछना है, जितने भी कॉजेस थे वो सारा आपको हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लेना है। ये ट्रिक है कि आप हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने कॉजेस लिखा है वो सारा आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे, और जितना भी साइन एंड सिम्टम्स लिखा है वो सारा आप फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक कर लोगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप पूछोगे उनसे कि इससे पहले एक्यूट रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट चला था कि नहीं चला था, कोई रीनल इन्फेक्शन या UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, रीनल डिजीज तो नहीं थी कोई, जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस तो नहीं था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं था, या किडनी ट्यूमर तो नहीं था, है ना, या आपको डायबिटीज तो नहीं है, या साथ ही साथ आपकी किडनी में कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी जो अब आकर के वो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो गया हो, सिस्ट तो नहीं है किडनी में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो नहीं है, रीनल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, रीनल इंजरी तो नहीं हुई, HIV एड्स तो नहीं है आपको। ये सारी चीजें डिजीज कंडीशन आप हिस्ट्री कलेक्शन में उनसे पूछ लोगे। साथ ही साथ इससे पहले ट्रीटमेंट, कोई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो नहीं चला है, ये थ्रोम्बस का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चला है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री कलेक्शन में लेनी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप सबसे पहले वाइटल्स चेक करोगे। तो वाइटल्स में टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा अगर इन्फेक्शन है तो, पल्स आपको इंक्रीज मिलेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो, बीपी आपको हाई मिलेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन का हिस्ट्री होगी, या तो रेस्पिरेशन में आपको डिस्निया मिलेगा, वो ब्रीथ सही से नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, क्योंकि उसके लंग्स में इस तरह का फ्लूइड भर गया है। नेक्स्ट है आपका हेड टू टो एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही लेंदी है। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में जितने भी आपने साइन एंड सिम्टम्स लिखे थे वो सारे आपको पूछ लेना है, असेस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हेड में आपको क्या देखना है, फेस में आपको क्या देखना है कि फेस उसका डल तो नहीं दिख रहा है, पेल तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं है। आईज, जब आप आईज चेक करोगे उसकी तो आपको पता चल जाएगा जॉइंडिस या एनीमिया। उसके साथ साथ फिर आप उसका एब्डोमेन देखोगे तो उसके अंदर अगर फ्लूइड भरा होगा, एब्डोमेन के अंदर जब पानी भर जाता है कैविटी में तो उसको असाइटिस बोलते हैं, क्योंकि लंग्स में पानी भर चुका है, फ्लूइड भर चुका है, तो वो एब्डोमेन में भी जा सकता है। साथ ही साथ लेग्स में आपको एडिमा, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। आपको लेग्स में क्या देखना है, एडिमा देखना है, सूजे तो नहीं है पैर तब सूजे होंगे जब किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी और सोडियम हर जगह डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम हर सेल्स में भर जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग दिखने लगेगी, सेल्स स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन के बेसिस पे आप UTI चेक कर लोगे कि कहीं उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। एमेनोरिया की हिस्ट्री पूछ लोगे कि उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर फीमेल है तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा है ना, इनफर्टिलिटी, कितने बच्चे हैं उसके, ये सारी चीजें अगर मैरिड है तो आप पूछ लोगे। इसके साथ साथ अब आपको असेस क्या करना है कि पेशेंट अपने कॉन्शियस लेवल है कि नहीं है, तो उसका CNS आप चेक करोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा कि उसको कंफ्यूजन तो नहीं है। उसको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ओरिएंटेशन वाले, किस टाइप के आप क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप कहाँ पे हो, किसके साथ आए, किसने आपको एडमिट किया, मैं कौन हूँ, या
किसी का नेम आप पूछ सकते हो कि आपको ये देखना है कि पेशेंट कितना अवेयर है। प्लस आपको उनसे पूछना है कि उनको हेडेक तो नहीं हो रहा है, झटके तो नहीं आ रहे हैं, है ना? कफिंग तो नहीं हो रही है, खांसी तो नहीं आ रही है बार-बार। फिर जब आप उसको स्किन उसकी चेक करोगे तो आपको स्किन पे बहुत सारे मार्क देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, इस तरह के ब्लड के मार्क देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये मार्क देखने को इसलिए मिलेंगे क्योंकि अंदर की जो स्किन के अंदर की जो पतली-पतली वेन्स हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं वो फट गई हैं। साथ ही साथ जो सी प्रोटीन है जो कि आपके अंदर के एंटीबॉडीज को रिएक्टिव करता है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ईचिंग हो रही है। इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही है, इतना ज़्यादा आपने खुजा लिया है कि ईचिंग के निशान पड़ गए हैं। साथ ही साथ इस तरह का कुछ आपको स्किन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है जिस वजह से आपको स्किन थोड़ा सा क्लाउडी देखने को मिलेगी। फिर इसके साथ-साथ आपको एक्सट्रीमिटीज़ आप उनसे पूछ लोगे कि क्या उनको मसल वीकनेस फ़ील हो रही है? मसल के अंदर वीकनेस फ़ील हो रही है? चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा है? साँस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी आपको किडनी की करनी है। यहाँ पे देख लो, इस तरह की अल्ट्रासोनोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई भी एब्नॉर्मल ग्रोथ है तो आपको व्हाइट कलर की एब्नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जब आप देख लोगे कि किडनी के आसपास कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हैं, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, तो वो आपको किससे कंफर्म करना है? सिटी स्कैन से कंफर्म करना है। सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या करती है कि वो आपके एबनॉर्मल ग्रोथ को फाइनलाइज करेगी कि हाँ क्लियर व्यू देगी और ये पता करेगी कि हाँ ये ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ट्यूमर है तो आपको रीनल बायोप्सी करनी है। तो बायोप्सी हम सब जानते हैं कि क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो भी ट्यूमर है या कुछ भी है, उसका टिश्यू आपको उठा के निकाल लेना है और लैब में सेंड कर देना है। वो रीनल बायोप्सी बताएगी कि जो ट्यूमर है वो बिनाइन है यानी फैलने वाला है या नहीं है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड स्टडी। तो ब्लड टेस्ट में आप बहुत सारी चीजें देख लोगे। एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट आप देखोगे। एचबी लेवल डिक्रीज हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि एनीमिया हो रहा है। क्यों? एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि किडनी रिलीज करती है और वो एरिथ्रोपोइटिन आपके आरबीसीज को इंक्रीज करता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से आपका आरबीसीज बढ़ रहा है। तो एचबी लेवल आपका नॉर्मल मिलेगा अगर एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मल है तो, अदरवाइज आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। तो एचबी लेवल आपको देखना है। नॉर्मल एचबी लेवल कितना होता है? फीमेल में कितना होता है? देखिए फीमेल में 13.5 से 15.5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और बॉयज में आपको, मेल में आपको एचबी लेवल कितना मिलेगा? 15.5 से 17.5। ठीक है, इतना आपको देखने को मिलेगा। फिर सीरम सोडियम लेवल यानी कि ब्लड में सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, प्रोटीन का लेवल कितना है। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ब्लड में आपको सोडियम का लेवल हाई मिलेगा। पोटेशियम बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल आपको हाई मिलेगा। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल सोडियम लेवल होता है 135 से 145, 135 से 145 MEQ पर लीटर। ये होता है नॉर्मल सोडियम लेवल। तो ऑब्वियसली 145 से अबव मिलेगा। और नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है आपका 3.6 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर। ठीक, 3.6 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर। ये है आपका नॉर्मल पोटेशियम लेवल। नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है? नॉर्मल प्रोटीन लेवल आपका 6 से 8 ग्राम पर डीएल होता है। 6 से 8 ग्राम पर डीएल आपका नॉर्मल
प्रोटीन लेवल होता है। तो जब आप पोटेशियम लेवल चेक करोगे तो वो भी आपको हाई मिलेगा, सोडियम लेवल चेक करोगे तो वो भी आपको हाई मिलेगा, लेकिन जब प्रोटीन लेवल आप चेक करोगे तो वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका प्रोटीन लेवल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरिया क्रिएटिनिन लेवल। तो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई मिलेगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि यूरिया क्रिएटिनिन लेवल यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। अभी क्या हो रहा है कि यूरिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में हाई मिलेंगे। सेम चीज नाइट्रोजन लेवल भी है। नाइट्रोजन लेवल भी एज अ वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन लेवल बाहर नहीं निकल पा रहा है। साथ ही साथ WBC काउंट आपको तब इंक्रीज मिलेगा जब अंदर इन्फेक्शन हो गया हो। ग्लूकोज लेवल भी हाई मिल सकता है। तो कैसे पता चलेगा? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? लेस देन 140 mg पर DL होता है। लिख लीजिए, लेस देन 140 mg पर DL। तो अगर इतने इससे ज्यादा है तो मे बी आपको शुगर हो सकती है, तो आप अपना फास्टिंग टेस्ट करा लो। यूरिन एनालिसिस कराएंगे। यूरिन एनालिसिस क्या है? यूरिन टेस्ट कराएंगे जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा यूरिन में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरिन बनना ही बंद हो गया, किडनी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, यूरिन बाहर निकाल रही है। ठीक, तो अब जो प्रोटीन आपके अंदर सेव होना चाहिए था, किडनी को सेव करना चाहिए था, तो किडनी वो प्रोटीन भी सेव नहीं कर पा रही है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। ग्लूकोज यूरिन में मिलेगा अगर आपको शुगर हो गई है तो। साथ ही साथ ओलाइगो यूरिया देखने को मिलेगा। ओलाइगो यूरिया मीन्स होता है यूरिन लेस देन 400 ml पर डे। नॉर्मली यूरिन कितना बाहर निकलना चाहिए? नॉर्मली यूरिन आपका बाहर निकलना चाहिए 1200 से 1500, यानी कि 1200 से 1500 ml पर डे आपका यूरिन बाहर निकलना चाहिए। ठीक, ओलाइगो यूरिया की कंडीशन में आपका यूरिन लेस देन 400 ml पर डे निकल रहा है बाहर। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। साथ ही साथ आपको मेडिकल मैनेजमेंट में अब देख लेते हैं क्या करना है। तो मेन मोटिव क्या है कि हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, क्योंकि अंदर जो है बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। जितना आप फ्लूइड को मैनेज करोगे उतना अंदर जो टॉक्सिसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, क्योंकि पेशेंट एनीमिया हो गया है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का ही ये कंटेंट है। 55% प्लाज्मा से मिल करके आपका पूरा ब्लड बनता है। प्लाज्मा के अंदर एंजाइम होते हैं, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। ठीक, तो ये प्लाज्मा क्या करता है? आपके अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सेम NS 0.9% क्या होता है? ये एक तरह का प्योरिफाइड सॉल्यूट होता है और ये आपके अंदर वाटर की कमी को पूरा करता है। इसके अंदर सॉल्ट होता है, सोडियम भी होता है और ये प्यूरिफाइड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। वाटर इनटेक आप बोल सकते हो कि 3 से 5 लीटर पेशेंट ले, जिससे कि उसको अंदर पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है आपका फ्रूसामाइड और टॉर्सामाइड। ड्रग देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग इंपॉर्टेंट है। फ्रूसामाइड, टॉर्सामाइड दोनों ही आपके डायरेटिक हैं, जो कि आपके यूरिन को पास कराने में हेल्प करते हैं। अब ये करते क्या है? ये सोडियम को, देखिए सोडियम हर जगह डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा था। तो ये क्या करते हैं? लूप ऑफ हेनले, जो कि एक नेफ्रॉन का एक पार्ट है और ये सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सोडियम को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो लूप ऑफ हेनले को एक्टिव करके रखते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये सोडियम को बाहर निकाल सके और आपके अंदर सोडियम कम से कम हो सके। इससे एक और काम होता है कि बीपी कंट्रोल में रहता है। एथ्राक्रेनिक एसिड, ये भी एक तरह का डायरेटिक होता है, ये यूरिन के कंटेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कम करके रखता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, जो बहुत ज्यादा एसिड बढ़ गया आपके अंदर, उसको कम करता है। फिर आता है आपका डायलिसिस। तो डायलिसिस एक तरह का आपका आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर होती है, जो कि एक तरफ से आपका ब्लड लेती है, उसको अपने अंदर प्यूरिफाइड करती है और दूसरी तरफ से आपको दोबारा से
सेंड कर देती है। डायलिसिस हम तब कराते हैं जब स्टेज 4 होती है और हमें लगता है कि किडनी अब रिकवर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि बीपी बहुत बढ़ रहा था तो हाइपरटेंशन के लिए आपने क्या किया, मेटोप्रालोल या निफेडिपिन जैसी ड्रग्स आपने यूज करी। तो इसमें एमजी वगैरह देख लीजिएगा आप, लिखा हुआ है। इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती हैं, यानी कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका वॉल्यूम बढ़ा के रखती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाए। अब सिंपल सी चीज है, एक पाइप है जो कि पानी दे रहा है, अब उस पाइप के आगे अगर आपने फिंगर रख दी तो पानी का प्रेशर बहुत तेज से बाहर निकलेगा, प्रेशर के साथ निकलेगा। अगर आपने फिंगर हटा दी तो जो वाटर है वो आराम से बाहर निकलेगा। उसी तरह से आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे इतना मैं कवर कर दूं, छोटा कर दूं इसके अंदर का एरिया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मेटोप्रालोल और निफेडिपिन दोनों का ही सेम फंक्शन है कि ये अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं और आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजॉक्सिन। ये भी एक तरह की टैबलेट है, ये हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करके रखती है। अगर आपका हार्ट स्लो फंक्शन कर रहा है तो ये उसके फंक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देती है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी के लिए सिंपल है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, आपको एक नई किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं बचा। नर्सिंग मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करके रखना है क्योंकि आप ऑलरेडी उसको बैलेंस कर रहे हो, तो जितना आप मॉनिटर करोगे रिकवरी के अकॉर्डिंग ही आपको दोबारा डोज वगैरह सेट करनी पड़ेगी। पेशेंट को न्यूट्रिशन थेरेपी के बारे में एजुकेट करना है कि उसको कम से कम सॉल्ट लेना है, पोटेशियम रिच डाइट जैसा कि आलमंड हो गया आपका, ब्रोकलीज वगैरह हो गए आपके, टोमेटोज हो गए, कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें है ना, बीट रूट्स हो गए आपके, स्पेनिच, ये सारी चीजों की, पालक वगैरह, ठीक, चुकंदर, कीवी वगैरह, ये सारा कम से कम लेना है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इसके साथ साथ आपको प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हो, जैसे एग ले सकते हो, फिश वगैरह ले सकते हो। यूरिन आउटपुट को कंटिन्यूअस असेस करते रहना है कि कितना यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ। हेल्थ एजुकेशन देनी है मेडिकेशन के बारे में कि आपको टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेना है, उसको स्किप नहीं करना है क्योंकि आप क्रोनिक कंडीशन में हो। अगर आपने मेडिकेशन स्किप करी तो आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करना है और फॉलो अप केयर के लिए भी एजुकेट करना है। फॉलो अप केयर मीन्स होता है कि जब आप फॉलो अप केयर मीन्स होता है डिस्चार्ज के टाइम पे क्या क्या केयर आपको देनी है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि टाइम टू टाइम विजिट करना है, डायलिसिस चल रही है तो टाइम टू टाइम डायलिसिस करवानी है, अदरवाइज आपके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। तो रेगुलर एक्सरसाइज से आपके बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, आपके सेलुलर फंक्शन अच्छे रहते हैं। स्मोक नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है, क्यों? क्योंकि स्मोक कॉजेज लंग कैंसर। साथ ही साथ स्मोक की वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर के सेल्स होते हैं वो स्लो फंक्शन करने लगते हैं। मेंटेन अ हेल्दी फ्लूइड और इनटेक, ठीक है, अच्छे से फ्लूइड इनटेक लेना है जिससे कि आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर कर सके। सॉल्ट कम लेना है अगर आपके बीपी बढ़ता है तो। इसके साथ साथ हेल्दी फूड खाना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी फैट डाइट नहीं लेनी है क्योंकि फैट की वजह से क्या होता है, आपके अंदर का बॉडी मैकेनिज्म स्लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ फिट रहना है और रेगुलर कंटिन्यूअस ब्लड शुगर लेवल भी चेक करते रहना है अगर आपका बीपी वगैरह बढ़ता है तो। कॉम्प्लिकेशंस में आपका हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम लेवल भी बहुत हाई हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, मैंने आपको पहले बता दिया था कि पेरिकार्डियल लेयर क्या होती है। पेरिकार्डियल लेयर आपकी हार्ट की आउटर लेयर होती है जिसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। जब इन्फेक्टेड ब्लड जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। शॉक हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स को इन्फेक्टेड ब्लड मिल रहा है और इसकी वजह से आपको शॉक हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, यानी कि लंग्स में आपके एडिमा हो सकता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा तो वो आपको एडिमेटस दिखेंगे। जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि अंदर पैप्टिक अल्सर भी हो गए हैं और जीआई सिस्टम में जो छोटी छोटी ब्लड सप्लाई होती है वो भी टूट सकती है, रप्चर हो सकती है। एनीमिया क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ और प्लूरल इफ्यूजन क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोनिक रीनल फेलियर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।